Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel CSN San and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के अंदर ओल्ड रिजाइम वर्सेस न्यू रिजाइम. Which one is better for you? Let's see. Old or new tax regime? Which one is better for you in the new fiscal year? ये तो हमें पता है कि इस समय इनकम टैक्स की हमारे पास दो डिजाइन है, एक ओल्ड वाली चल रही है और एक न्यू वाली चल रही है. और अगर हम बात करें इस समय डिफॉल्ट ऑप्शन की, तो जो न्यू इनकम टैक्स डिजाइन है वो हमारी डिफॉल्ट ऑप्शन है. अगर हम नहीं सिलेक्ट करते कोई भी, तो न्यू इनकम टैक्स डिजाइन हमारी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है. और अगर हमें ओल्ड रिजाइम के अंदर जाना है तो हम ओल्ड रिजाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर हमें बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर. ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर हमें बहुत सारी डिडक्शंस जो है वो मिल जाती है. यू कैन क्लेम द डिडक्शंस फॉर वेरियस एक्सपेंसेस लाइक इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ. अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है पीपीएफ के अंदर, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर, नेशनल पेंशन सिस्टम अंडर सेक्शन 80C, तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन उसकी मिल जाएगी. हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको पास कोई एचआरए, आपको आपकी सैलरी की इनकम है, आपको एचआरए मिल रहा है, तो आप उसकी भी डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं. मेडिकल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 80D आप ले सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन होम लोन रीपेमेंट, अगर आपके हाउसिंग लोन ले रखा हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट है होम लोन की रीपेमेंट कर रही हैं आप, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसकी भी डिडक्शन ले सकते हो. एलटीए लीव ट्रेवल अलाउंसेस की भी मिल जाएगी. एजुकेशन लोन की भी सेक्शन 80E के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी एंड मैनी मोर. These deductions effectively reduce your taxable income, leading to lower tax outgo. अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, आपको पता है टैक्सेबल इनकम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है उसमें से हम डिडक्शंस को लेस करेंगे तो हमारी टैक्सेबल इनकम आएगी. उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम इनकम टैक्स की स्लैब लगाएंगे. ठीक है. तो अगर आपकी डिडक्शंस हैं, डेट मीन्स आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी. टेलर्ड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड एक्सपेंस हैवी इंडिविजुअल्स. जो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे जिन्होंने पीपीएफ के अंदर कर रखी हुई है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में की हुई है, एनपीएस के अंदर की है, या फिर उनको एचआरए एलटीए मिल रहा है, होम लोन ले रखा हुआ है, तो ये उनके लिए ओल्ड रिजाइम जो है वो बेटर है. If you invest heavily in the tax saving instruments, pay interest on a home loan, or incur significant medical expenses, the old regime can offer significant tax benefits by reducing your taxable income. तो उस केस में जो ओल्ड टैक्स regime है वो फेवरेबल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो आपकी इनकम होगी, जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, उसमें से आपकी ये डिडक्शंस लेस होके टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा. तो टैक्सेबल इनकम आपके रिड्यूस हो जाएगी आपकी डिडक्शंस की वजह से. तो आपके लिए ओल्ड स्लैब के अंदर जाना प्रेफरेबल. लेकिन अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब, जो हमारी पुरानी स्लैब थी उसके अंदर टैक्स रेट ज्यादा था कंपेयर टू द न्यू रिजाइम. द ओल्ड रिजाइम हैज हायर टैक्स स्लैब. दिस मींस you could end up paying more tax if your income falls within a higher tax bracket even after claiming deductions. क्योंकि उसके अंदर 10-10 का मार्जिन है, इसके अंदर 5-5% का है. तो रिकॉर्ड कीपिंग बर्डन, maintaining detailed records for all the claim deduction is crucial under the old regime. old regime के अंदर क्या है कि आपने जो भी deductions लिए हैं उसके सारे के सारे records आपको maintain करके रखने. तो अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स regime के अंदर. The new tax regime है, that was introduced in 2020 and the new tax regime offers a simpler way to file the taxes. तो इसके बेनिफिट क्या है? अगर हम न्यू रिजाइम की बात करें तो इसके बेनिफिट ये है कि इसके अंदर टैक्स स्लैब जो है वो कम कर दी गई. लोअर टैक्स स्लैब कंपेयर टू द ओल्ड रिजाइम, द न्यू रिजाइम ऑफर्स लोअर टैक्स स्लैब्स. दिस कैन ट्रांसलेट इनटू लोअर टैक्स लायबिलिटी, जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, स्पेशली फॉर द इंडिविजुअल्स इन लोअर इनकम ब्रैकेट. And simpler filing. The new regime eliminates the need to claim the deductions for most of the expenses. नई regime के अंदर क्योंकि आपको कोई deduction नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको कहीं पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं भी की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने कर भी दी है तो आपको वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के, क्योंकि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी तो रिकॉर्ड कीपिंग का बर्डन आपका खत्म हो गया.
अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं here are some considerations to help you decide between the old and the new regime। ठीक है, ओल्ड के हमने बेनिफिट देख ली कि अगर आपने डिडक्शंस हैं आपके पास या फिर आपके एग्जाम टोलरेंसेस अगर आपको कोई मिल रहे हैं तो उस केस में आपके लिए ओल्ड रिजाइम बेनिफिशियल है। लेकिन न्यू रिजाइम किस केस में, अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है, आपके पास कोई एग्जाम टोलरेंसेस नहीं है, तो न्यू रिजाइम आपके लिए फेवरेबल है क्योंकि उसके जो टैक्स रेट्स हैं वो कम है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है अपनी टैक्सेबल इनकम। आपकी टैक्सेबल इनकम क्या रहती है, ग्रॉस टोटल इनकम जो आपकी होगी, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से आप डिडक्शंस को माइनस करोगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट योर टैक्सेबल इनकम अंडर बोथ द रिजाइम्स, दोनों के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम तो दोनों के अंदर आपकी सेम रहेगी। देन जो ओल्ड रिजाइम में आपके डिडक्शंस लेस हो जाएंगी और न्यू रिजाइम के अंदर डिडक्शंस लेस नहीं होंगी। तो आपको पहले सबसे पहले वही कैलकुलेट करना है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। अगर तो आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से कम है तो उस केस में दोनों ही ऑप्शंस के अंदर, दोनों ही रिजाइन्स में, ओल्ड और न्यू में आपका टैक्स नहीं बनेगा। और अगर आपकी इनकम जो है वो 10 लाख से ऊपर है तो नए रिजाइम के अंदर हो सकता है कि आपका टैक्स जो है वो कम बने अगर आपने अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखी होगी। ठीक है, देन सबसे पहले तो हमने अपनी देख ली ग्रॉस टोटल इनकम हमारी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे असेस करो अपने डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, उसमें से अपनी जितनी भी डिडक्शंस हैं वो चेक करो और जो भी एग्जम्पशंस हैं उनको आप चेक करो। इफ यू हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस दैट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर द ओल्ड रिजाइम, जैसे कि एटीसी, एटीडी, एचआरए अगर आपको मिल रहा है तो उस केस में ओल्ड रिजाइम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड इफ यू इन्वेस्ट हैवीली इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पीपीएफ, ईएलएसएस, ये कौन से हो गए, ये भी आपके एटीसी के हो गए। क्लेम करते हो मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर आपने इंटरेस्ट पे किया ऑन अ होम लोन तो ओल्ड रिजाइम उसके अंदर भी माइट ऑफर ग्रेटर टैक्स बेनिफिट। The time and effort you want to spend on tax filing, the new regime is simpler but might not offer the same level of tax saving। न्यू regime सिंपल तो है लेकिन टैक्स सेविंग अगर आप करते हो, अगर देखा जाए तो अगर हमने पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, अपनी टैक्स सेविंग भी आपकी हो गई, जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग रन में भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो न्यू डिजाइन क्या है, एक तरह से आपको वो कह तो देते हैं कि आप अपना टैक्स सेव कर लो, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपको क्या कह रही है कि आपको सेविंग्स नहीं करनी है। जो ओल्ड रिजाइम थी अगर हम उसकी बात करें, ओल्ड रिजाइम के अंदर प्रोसीजर जो है वो क्रिटिकल तो है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट के प्रूफ संभाल कर रखने हैं, उसकी आपको डिडक्शन लेनी है। बट अल्टीमेटली अगर आप देखते हो तो आप इन्वेस्टमेंट किसके लिए कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके जब पीपीएफ अकाउंट के अंदर जब 20 साल के बाद देखोगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी होगी। लेकिन जो न्यू रिजाइम है उसके अंदर उन्होंने आपको बोल दिया आपको कहीं कोई पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की या एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो पर्सन थे जो कि पहले टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऐसे करते थे तो उनका अब क्या कहते हैं, अब मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें एटीसी की डिडक्शन तो लेनी नहीं है तो हमें करने की नीड नहीं है। और पहले क्या होता था, पहले वो खुद आगे बोलते होते थे कि एटीसी की इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारी 1.5 लाख की कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो करवा दो। तो इससे क्या है कि न्यू रिटाइम देने से गवर्नमेंट ने आपकी जो टैक्स सेविंग की जो हैबिट थी वो भी छीन ली है आपसे। कंसीडर फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमने अपनी सेविंग की है तो वो हमने अपने लिए की है। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग ऑन इन्वेस्टमेंट द ओल्ड regime could offer more advantage due to the deduction for such investment। कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सेव भी कर लिया और सेव करने से हमें डिडक्शन भी मिल गई। और अगर हमें डिडक्शन लेनी है तो ओल्ड regime के अंदर जाना है। हाँ, आप लोग इसके अंदर एक और चीज, जो हमारे भी जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको भी यही चीज गाइड करती हूँ कि आप अपनी एटीसी की जो इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपको आदत है कि 1,50,000 या 1 लाख जितनी भी आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट को करने की हैबिट मत छोड़ो, भले ही आप न्यू रिजाइम के अंदर जाए। ठीक है, आपने लेटेस्ट सपोज आपने एटीसी के अंदर 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की, आपको डिडक्शन मिल गई 1,50,000 की, आपका टैक्स सेव हो गया। उसी के अगेंस्ट आपने कंपैरिजन जब हमसे करवाया कि न्यू रिजाइम के अंदर अगर आप चाहते हो तो एटीसी की डिडक्शन लिए बिना भी आपका जो टैक्स है वो कम बन रहा है तो आप न्यू रिजाइम को ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप न्यू रिजाइम को ऑप्ट कर लो लेकिन आप एटीसी की इन्वेस्टमेंट जो वो करते रहो। हाँ, आप डिडक्शन नहीं लोगे, आपको बेनिफिट हो गया कि न्यू रिजाइम में जाओगे तो आपको डिडक्शन लिए बिना भी आपका जो टैक्स है वो कम बन रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर देते हो तो पीपीएफ के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग रन के लिए वो आपकी है, तो उस हैबिट को मत
खत्म करो। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, अगर वो मेरे से पूछते भी है ना कि हम न्यू में जाएं या ओल्ड में, तो आपका जिसमें भी हम कंपैरिजन करके देते हैं कि आपका इसमें टैक्स कम है तो आप न्यू में जाओ। लेकिन अगर आपका एटीसी की इन्वेस्टमेंट करने की जो आपकी हैबिट थी, जो आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू रखो। अल्टीमेटली आपने आज डिडक्शन नहीं भी ली तो बिना डिडक्शन के भी आपका टैक्स कम पे कर रहे हैं। तो लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ही है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट कल को मिलेगा लॉन्ग रन के अंदर, वो भी आपको ही मिलेगा। एंड मोर सो कि पीपीएफ के अंदर जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो टैक्स भी जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्स फ्री है। Simplicity versus savings. The new regime is simpler but might result in higher tax if you have been actively using exemptions and deductions to reduce your taxable income. तो बेसिकली वही है कि आपने अपने सिंपल तो है लेकिन सेविंग्स की हैबिट जो है वो खत्म कर दी। तो लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो आपको वो फील होगा कि आपने अभी टैक्स सेव करने के चक्कर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी वो अपनी नहीं की, जो कि आपको कल को बेनिफिट देती। तो देन हाउ डू यू नो विच इज बेटर फॉर यू? ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ओल्ड रिजाइम भी है हमारे पास, न्यू टैक्स रिजाइम भी है। ओल्ड रिजाइम के बेनिफिट्स हैं कि उसके अंदर बहुत सारी आपको डिडक्शन मिल जाती है, एग्जम्पशंस मिल जाती है। न्यू रिजाइम के अंदर है कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे, लेकिन सिंपल सा टैक्स है, उसके अंदर स्लैब रेट कम है, तो आप सीधा सा न्यू रिजाइम को ऑप्ट करके अपना टैक्स जो है वो पे कर देते हैं। अब इसके अंदर है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए कौन सी बेटर है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चूज क्या करना है, अपनी सैलरी, टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है दोनों के अंदर। तो कुछ इलस्ट्रेशंस है। द चार्ट शोज 4 सैलरी ब्रैकेट, इसके अंदर 4 सैलरी हमने ली है, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ठीक है, तो चारों के चारों सैलरीज के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जब आपकी सैलरी थी 8 लाख तो उसके अंदर आपने डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की ली, और डिडक्शन आपने अदर भी ली, 80 वाली डिडक्शन भी आपने ले ली। ठीक है, तो 80 की डिडक्शन लेने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम आई ओल्ड रिजाइम के अंदर, ये हालांकि आई थिंक कि ये विजिबल कम है तो मैं बोल देती हूँ, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी ओल्ड रिजाइम में आई तो 2,50,000 और न्यू रिजाइम के अंदर आई 7,50,000, क्योंकि वो 2.5 लाख है तो ओल्ड रिजाइम में तो उसका टैक्स बनेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर हमें क्या पता लगा, आपकी डिडक्शन ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई। ठीक है, टैक्सेबल इनकम हमने कैसे कैलकुलेट की, सैलरी में से हमने अपनी डिडक्शंस माइनस कर दिए, तो जो हमारी टैक्सेबल इनकम आई क्योंकि वो हमारे मिनिमम से कम चली गई है तो हमारा टैक्स बना ही नहीं ओल्ड रिजाइम के लिए। तो इस केस में इस पर्सन को ओल्ड रिजाइम सिलेक्ट करना बेनिफिशियल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सैलरी ब्रैकेट के ऊपर, जिसके अंदर आपकी सैलरी है 10 लाख रुपीज, आपको डिडक्शन मिल गए 4,50,000 की, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने ले ली 50,000 की और एटीसी की डिडक्शन आपने ले ली 1,50,000। तो इन सबको लेने के बाद आपके पास जो टैक्सेबल इनकम आई वो कितनी आ गई आपके पास, 3,50,000। और जो नई रिजाइम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपकी कितनी है, 9,50,000, क्योंकि 10 लाख थी और 50,000 की डिडक्शन आपने ली स्टैंडर्ड डिडक्शन नई रिजाइम में, तो 9,50,000। तो ओल्ड रिजाइम में आपकी आई 3,50,000 और नए में आई 9,50,000। अगेन आपको उसके बाद ओल्ड रिजाइम में अगर आप जाओगे आपको रिबेट मिल गई तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बना, और न्यू रिजाइम के अंदर आपका टैक्स बना। तो इस केस में भी आपके लिए अगर आपकी 10 लाख की सैलरी है बट आपकी डिडक्शंस हैं, आपकी एग्जम्पशंस हैं, तो उस केस में आपके लिए ओल्ड रिजाइम ही बेटर है। अब हम चलते हैं अगली सैलरी के ऊपर जो कि है आपकी 15 लाख। 15 लाख की आपकी सैलरी है, आपको डिडक्शन मिल गए 6 लाख के, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया आपने, एटीसी की ले लिया आपने 1,50,000, तो टैक्सेबल इनकम आपकी आ गई 7 लाख। और वहीं अगर हम न्यू रिजाइम के अंदर आपकी बात करें तो आपकी न्यू रिजाइम में टैक्सेबल इनकम कितनी है, 40,50,000। ओल्ड रिजाइम के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी नियरली अप्रोक्सीमेटली आपकी बनी 54,600, और न्यू रिजाइम के अंदर आपकी बन रही है 1,45,600। ठीक है, तो अगेन आपने क्या देखा, अगर आपकी सैलरी 15 लाख है लेकिन आपके पास डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, और इस केस में ईटीसी की डिडक्शंस भी है, तो उस केस में आपके लिए ओल्ड रिजाइम जो है वही बेनिफिशियल है। अगेन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी 20 लाख है, 20 लाख के अंदर उन्होंने क्या दिखा दिया कि अलोएबल डिडक्शंस जो है जैसे एग्जम्पशंस या अलोएबल डिडक्शंस को मिला के अगर आपकी वो है 10 लाख की, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की आ गई, डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी अगर आ गई आपकी 1,50,000, तो टैक्सेबल इनकम आपकी ओल्ड रिजाइम के अंदर आई 8 लाख। और वही अगर हम बात करें न्यू रिजाइम के अंदर तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 19,50,000 की।
तो ओल्ड रिजाइम के अंदर आपका जो टैक्स बना है वो बना है 75,400 और न्यू रिजाइम के अंदर जो आपका टैक्स बना है वो बना है नियरली 2,96,000। ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करें 20 लाख की सैलरी के ऊपर, अगर आपके डिडक्शन है बहुत ज्यादा, तो आपके लिए ओल्ड रिजाइम बेनिफिशियल। तो आपने क्या देखना है, आपने एक और देखना है कि आपकी बहुत सारी डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं। अपनी सैलरी में से उन सब चीजों को माइनस करो, डिडक्शंस को, एग्जम्पशंस को माइनस करो। देन आप चेक करो कि आपकी टैक्सेबल इनकम कहाँ आ रही है। आप टैक्सेबल इनकम से आप चेक करोगे कि ओल्ड रिजाइम आपके लिए बेटर है। अगेन दूसरी ओर आप चेक करें कि सैलरी में से डिडक्शंस निकाले, न्यू रिजाइम के अंदर तो सिर्फ आप जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वही आप निकालेंगे, और न्यू रिजाइम के अंदर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है उसको आप ऑप्ट कर लें। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी ओल्ड रिजाइम है वो हमें कन्वे करती है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग रन प्लानिंग करनी है। तो उसी को लेके, और अगर आपके पास डिडक्शंस है तो टैक्स भी उसके अंदर कम ही रहेगा। अगर डिडक्शन के बाद आपके टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाती है तो टैक्स ब्रैकेट भी कम रहेगी। और न्यू रिजाइम किसके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है और उसके अंदर जो आपके टैक्स स्लैब्स हैं वो भी कम है, तो उस केस में न्यू रिजाइम जो है एक तो सिंपल है फाइल करना, और दूसरा उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी कम रहेगी। बट अगर आपने डिडक्शंस की हुई है, ऑलवेज ऑप्ट फॉर दी ओल्ड रिजाइम। बट इवन देन अगर आपकी सैलरी ब्रैकेट जो है वो ज्यादा जा रही है, तो उस केस में अगर आपकी सैलरी जो है इनकम हायर ब्रैकेट के अंदर जा रही है तो टैक्स स्लैब हायर होगी, तो उस केस में न्यू रिजाइम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है। बट इसी के साथ में एक और चीज यही सुजेस्ट करती हूँ दोबारा से, कि आप भले ही न्यू रिजाइम के अंदर ऑप्ट करें, दोनों का हमेशा कंपैरिजन करें कि ओल्ड के अंदर ये टैक्स है, न्यू के अंदर ये टैक्स है, और जिसके अंदर कम लगे वही स्कीम को आप रिजाइम को ऑप्ट करें। लेकिन उसके साथ साथ जो एटीसी की इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट है उसको आप मत छोड़ें। एटीसी की इन्वेस्टमेंट करते रहो, भले ही आप उसकी डिडक्शन लो या नहीं लो। अगर न्यू डिजाइन में जाते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आप एटीसी की इन्वेस्टमेंट करते रहे, क्योंकि वो आपको लॉन्ग रन में आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाली है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल CS Ansar। थैंक यू।